गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। देखो बुआरे, पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन कर चुके हैं। यानी अगर हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थोड़ा सा 2 मिनट पीछे का थोड़ा सा दिमाग में ले आओ कि अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, अभिक्रिया की अनुकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। यानी कह सकते हो तुम कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या होती है बाबूरे, अभिक्रिया की अनुकता होती है, ठीक है ना। और फिर हम बात किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। यानी एक बार फिर से तुम दिमाग में, ठीक है, इस बात को रख लो, 2NO और ये Br2 है बुआरे, तो ये तुम्हारा 2NO है, फर्ज करो, ठीक है। तो यहां पर इस NO का इस रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2, और Br2 का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। तो बुआरे यहां पर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अनुकता क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको जोड़ दो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, 3, ठीक है ना। और अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इस पर रेट लॉ लगाएंगे, तो यहां पर देखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा NO और Br2। अब NO और Br2 के कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल कोफिशिएंट आएगा। और ये जो कोफिशिएंट देख रहे हो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 2 और 1। ये एक्चुअल कोफिशिएंट के सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो फर्ज करो कि इस रिएक्शन में अगर NO का एक्चुअल कोफिशिएंट 2 हो और Br2 का एक्चुअल कोफिशिएंट 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा कि सांद्रता पद पर जो तुम्हारा एक्चुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक्चुअल पावर है, उसका सम हो जाएगा, ठीक है ना बुआरे। तो इस पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और इसको आगे हम अभी बताने नहीं जा रहे हैं, इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन हो चुका है। और जो बच्चे YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले वीडियो को देख लें, ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलो बुआरे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। देखो पिछले क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस देख लिए थे, उसके कुछ एग्जांपल्स को भी कर लिए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी देख लिए थे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शंस के एग्जांपल को कर लेंगे, इसको देख लेते हैं, और फिर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी K का यूनिट क्या होगा, यानी वेग नियतांक की इकाई क्या होगी। तो ये हमारा बाबू दूसरा टॉपिक होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक यानी K की इकाई, ठीक ना बुआरे। तो चलो हम लोग बाबू सबसे पहले कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। बाबू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 2-4 फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन को दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। चलो बुआरे, सबसे पहला हम रिएक्शन जो ले रहे हैं एग्जांपल 1, देखो इस रिएक्शन को देखो, पहले भी इस रिएक्शन पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। H2 और Br2 के रिएक्शन से तुम्हारा क्या फॉर्म करेगा, HBr। यानी जब H2 और Br2 रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या बन रहा है बुआरे, HBr। तो बाबूरे यहां पर इस H2 का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, 1 मॉलिक्यूल, और Br2 का
कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल। तो बाबू रे अगर हम ये तुम्हारा H2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और Br2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जोड़ दें तो यहां पर हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मिलेगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले इस पर रेट लॉ लगाएंगे। रेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? H2 का मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2 लिखेंगे और Br2। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तो यहां पर पावर हम H2 पर भी 1 कर देते और Br2 पर भी 1 कर देते। ये 1 H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ये 1 क्या है? Br2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। लेकिन यहां हम अगर रेट लॉ को फॉलो करेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। H2 के कंसंट्रेशन पर, यानी यहां पर जो पावर बनेगा इस कंसंट्रेशन टर्म पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म पर, बुआरे वो एक्चुअल कोएफिशिएंट होता है। हम लोग रेट लॉ में ये पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एक्चुअल कोएफिशिएंट। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ठीक है, कि अगर हम Br2 के कंसंट्रेशन में 1 यूनिट चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हाफ यूनिट चेंज करेगा। यानी कि ये तुम्हारा Br2 के कंसंट्रेशन पर पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और H2 के कंसंट्रेशन पर पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम H2 के कंसंट्रेशन में 1 यूनिट चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 यूनिट चेंज होता है। बाबू रे ये जो वैल्यू H2 पर जो एक्चुअल कोएफिशिएंट 1 आया और Br2 पर हाफ आया, ये हम रिएक्शन को देख करके कभी नहीं बता सकेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली है ना, ये जो वैल्यू है एक्चुअल कोएफिशिएंट का, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होता है। तो वो अगर हमको यहां पर ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर यानी कि इस रिएक्शन का कोटि लिखना होगा, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, यूज्ड इन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर जो तुम्हारा पावर होता है, अगर हम उसका सम कर देते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो वो अरे यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 + हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बुआरे? 3/2 है। लेकिन अनुक्ता की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, तो मॉलिक्यूलरिटी में सोचना ही नहीं है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी H2 का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और Br2 का भी 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अनुक्ता क्या हो जाएगी बुआरे? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 2 पर बात करते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहे हैं, CO और Cl2 के रिएक्शन से COCl2 बन रहा है। तो बाबू रे यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ CO और Cl2। अब सवाल होता है एक्चुअल कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो बुआरे ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है, तुम यहां पर याद रखोगे कि यहां पर CO का एक्चुअल कोएफिशिएंट 2 होगा और Cl2 का क्या होगा? हाफ होगा। तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये जो एक्चुअल कोएफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा? रेट लॉ इक्वेशन में, वेग समीकरण में, ठीक है, वेग नियम व्यंजक में ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर पावर है उसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे बुआरे। तो 2 + हाफ क्या हो जाएगा? 5/2। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलरिटी का बात करेंगे तो इस रिएक्शन में CO का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। और इस रिएक्शन में Cl2 का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। तो बाबूरे अनुक्ता क्या हो जाएगी? 1 और 1 क्या हो जाएगी? 2। यानी इस रिएक्शन की अनुक्ता भी तुम्हारा, अनुक्ता क्या है? 2 है और कोटि क्या है? 5/2। यानी कि ये भी तुम्हारा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। कोई दिक्कत? एक रिएक्शन और भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल 3, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाबूरे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो तुम लोग जान ही रहे होंगे, क्या है बाबूरे? ये एसिटाल्डिहाइड है। गौर करना,
ठीक है, ये डिकम्पोज कर रहा है CH3 और ये CH4 और ये CO, ठीक ना, यानी ये CH3 CHO डिकम्पोज करके क्या दे रहा है बुआरे, CH4 और CO दे रहा है, ठीक है। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी। तो बुआरे यहां पर जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब एसिटाल्डिहाइड, और इस पर स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट जो है वो याद रखोगे 3/2 होगा, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में इस अभिक्रिया का, ठीक है, कोटि क्या हो जाएगा बुआरे, 3/2। बोलोगे सर कितने रिएक्शन का हम याद रखें स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट, बोले बाबू रे ये तो याद रखना ही होगा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट है, एक्चुअल कॉफिशिएंट है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक ना। तो 2 4 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए एक्चुअल कॉफिशिएंट को दिमाग में रख लोगे, ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो अरे यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3/2। अब बताओ इस रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, 1। तो बाबू रे इस अभिक्रिया की अनुक्ता कितनी हो जाएगी, 1। तो देख रहे हो बाबू रे इस रिएक्शन में तुम्हारा कोटि यानी ऑर्डर क्या है, 3/2 है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है। चलो बाबू रे अब हम लोग 0 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग वेग नियतांक यानी K की इकाई निकाल लेते हैं। तो देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी K फॉर 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। शून्य प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करें। बाबू रे यहां पर तुम सिंपली एक फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, ठीक है, एक सिंपल सा छोटा सा हिंट तुम लोगों को दे रहे हैं यहां पर कि अगर तुमको डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकालना है तो सबसे पहले देख लो कि यूनिट, ठीक है, ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोले तो K फॉर nth ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा, यानी nवे कोटि। अगर अभिक्रिया की कोटि n है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट याद रखोगे मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स होगा। बात को गौर करना, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर को हम n एज्यूम कर लेते हैं तो वो अरे यहां पर उस nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर पावर क्या है, 1 - n सेकेंड इनवर्स। और यहां पर n क्या हुआ बुआरे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक ना। तो इस बात को दिमाग में रख लोगे। तो सबसे पहले फर्ज करो कि हम लोगों को 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर पावर क्या हो जाएगा, 1 - n, n की जगह क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड इनवर्स। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बुआरे, मोल पर लीटर, ठीक है, पावर 1 - 0 तो 1 ही हो गया, सेकेंड इनवर्स, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है बुआरे। तो अगर हम बात करें 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर तुमसे 0 ऑर्डर रिएक्शन का
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी के का यूनिट पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला में n की जगह हम क्या बैठा देंगे बुआरे, 0 बैठा देंगे। तो फाइनली हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक ना, गौर करना, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया, n का वैल्यू हुआ रे 1, ऑर्डर 1 है, तो यूनिट क्या हो जाएगा k का, एकदम सिंपल है, मोल पर लीटर 1 माइनस मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बुआ रे, मोल पर लीटर, पावर हो गया 0, सेकेंड इनवर्स, ये पावर 0 है तो ये क्या हो गया 1 हो गया, यानी केवल इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो अगर बाबूरे तुमसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट पूछा जाए तो यहां पर क्या होगा बाबूरे, बोलो, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ठीक ना बुआरी, फर्ज करो फर्ज करो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछा जाता है तो ऐसे कंडीशन में n का वैल्यू क्या रख देंगे, यानी देखो यहां पर फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा बुआरे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और यूनिट ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n होता है, यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। इसको आगे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद क्या होगा बताओ, सॉल्व करने के बाद क्या होगा बोलो, मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बुआ रे अगर तुमसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी वेग नियतांक यानी कि के की इकाई पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से तुम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो। फॉर थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बुआ रे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बुआ रे, मोल पर लीटर पूरे पर पावर क्या हो जाएगा -2 सेकेंड इनवर्स। अब सॉल्व करके बताओ तो कोई बच्चा कि के का यहां पर बाबू रे यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर पर पावर हो यहां -2 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। तो बुआ रे अगर तुमसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, पूछा जाए, ठीक है, सॉरी मोल, ठीक है, और तुम्हारा लीटर स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा लिखा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल टू दी पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो बुआरे यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जा रहा है, ठीक है,
ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट, और ये तुम्हारा क्या रहा, थर्ड ऑर्डर का। तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि भाई nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब अगर जीरो ऑर्डर के लिए लिखना है रेट कांस्टेंट का यूनिट तो n के लिए 0 रख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है तो n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए n की जगह क्या रख देंगे, 2, और ठीक है थर्ड ऑर्डर के लिए n की जगह क्या रख देंगे, 3। तो बाबू रे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम बदलाव करते हैं। अगर तुम्हारा गैसियस रिएक्शन हो, फर्ज करो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। अगर तुम्हारा रिएक्शन क्या हो, गैसियस हो, यानी कि शून्य, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि के गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय ठीक है अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करें, तो यहां पर बाबू रे याद रखना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की फॉर nth ऑर्डर, ठीक है nth ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, nth ऑर्डर, यहां पर थोड़ा सा मिटाकर जगह बनाते हैं, यूनिट ऑफ की फॉर nth ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, nth ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। बात को समझना बाबू रे, यहां पर मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर या बार होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, एटमॉस्फेयर या बार होगा, क्यों? तो बाबू रे तुम जानते हो कि अगर हम गैसियस रिएक्शन का बात करें तो गैसियस रिएक्शन में मोलर कंसंट्रेशन की जगह हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं, यानी इन गैसियस रिएक्शन इंस्टीड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन प्रेशर इज यूज्ड। और सभी बच्चे को पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा या बार होगा। तो बाबू रे यहां पर मोल पर लीटर को हम किससे रिप्लेस कर दिए, एटमॉस्फेयर या बार से, ठीक है। तो यहां पर बुआरे एटमॉस्फेयर, ऑब्लिक में तुम बार भी दे सकते हो, चलो जगह नहीं है रहने देते हैं, ठीक है एटमॉस्फेयर ही रहने देते हैं। तो बाबू रे अगर तुम्हारा nth ऑर्डर, थोड़ा ध्यान देना, अगर nth ऑर्डर गैसियस रिएक्शन है तो मोल पर लीटर को किससे रिप्लेस कर देंगे, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि गैसियस रिएक्शन में मोलर कंसंट्रेशन की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर या बार। तो बाबू रे यहां पर n का वैल्यू उसी तरह 0, 1, 2, 3 ही होगा। तो फर्ज करो हम लोगों को जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन का यूनिट करना है, तो क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन क्या हो जाएगा बुआरे, फॉर जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट कुछ नहीं, देखो ये मोल पर लीटर की जगह हम क्या रख देंगे, एटमॉस्फेयर, सेम ही चलेगा, यहां पर एटमॉस्फेयर रख दिए, तो हमारा यूनिट यहां पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत? अगर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन हो तो इसके लिए भी सेम चलेगा, कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर भी मोल पर लीटर की जगह हम क्या कर देंगे, एटमॉस्फेयर का यूज कर लेंगे। फाइनली पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, तो ये सेकेंड इनवर्स हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ठीक है गैसियस रिएक्शन के लिए यहां पर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अगर सेकेंड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन हो बुआरे सेम चलेगा इसी तरह से, यहां पर भी मोल पर लीटर की जगह क्या यूज कर देंगे, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे, ना जाने का जरूरत भी नहीं है, एटमॉस्फेयर पर तुम्हारा पावर क्या हो जाएगा, ठीक है -1, और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन हो तो बुआरे यहां पर रेट कांस्टेंट का यूनिट यही मोल पर लीटर की जगह यहां पर भी क्या कर देंगे हम, एटमॉस्फेयर कर देंगे।
कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बुआरे? एटमॉस्फेयर पर तुम्हारा पावर -2 चला गया और ये सेकेंड इनवर्स। तो ठीक है ना? तो बाबू रे फिर से एक बार ध्यान दो, अगर हमारा nth ऑर्डर गैसियस रिएक्शन हो तो ऐसे कंडीशन में जो इस रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेयर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है? तो यहां पर तुम देख रहे हो कि जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट क्या आया? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। फिर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए तुम्हारा यूनिट क्या आया? सेकेंड इनवर्स। ठीक है? थर्ड ऑर्डर के लिए भी तुम इसी तरह से n की जगह 2 रख करके पुट करके निकाल सकते हो। और ठीक है, सॉरी, सेकेंड ऑर्डर के लिए n = 2 रख करके निकाल सकते हो। और उसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 3 रख करके इसका यूनिट को निकाल सकते हो। ठीक ना बुआरे? तो ये तुम्हारा हो गया nth ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। चलो बाबू ये क्वेश्चन देख लो, अभिक्रिया की कोटि बताना है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो पहला k = सेकेंड इनवर्स है और b = k = 2.5 × 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकेंड है। इस क्वेश्चन को देख रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाबू रे इस क्वेश्चन में पेन और कॉपी का कहीं भी जरूरत नहीं है और ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो देखो अब यहां पर तुम सिंपल सा ये a और इस b जो रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है ये दिया हुआ है और तुम लोगों को ऑर्डर बताना है बुआरी। तो यहां पर कुछ नहीं, तुम सिंपल सा देखो कि यहां पर यूनिट इस रेट कांस्टेंट का क्या है? सेकेंड इनवर्स। अब बताओ ये सेकेंड इनवर्स यूनिट कौन से ऑर्डर के लिए आता है? अभी तुरंत जस्ट इसी लेक्चर में बताए। अगर यूनिट सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स हो तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर। अभी जैसे दूसरा तुम्हारा क्या है? k का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5 × 10⁻³ ठीक है? मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड है। अभी जस्ट तुम लोगों को बताए बाबू रे कि ये मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड कौन से ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट है। तभी जस्ट तुम देखे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में तुम्हारा रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। तो वो अरे तो तुम्हारा ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हारा क्या है? ऑर्डर क्या है? सेकेंड है। यानी सिंपली तुम यहां पर ये यूनिट देख करके ही इस रिएक्शन में ऑर्डर बता सकते हो। ठीक ना? चलो बुआरे इस क्वेश्चन को देखो, ये अभिक्रिया है, ए जल के साथ अभिक्रिया करके बी दे रहा है के लिए वेग ए है, इसकी अनुकता और कोटि का निर्धारण करें। फॉर द रिएक्शन ए प्लस वाटर, बी बन रहा है, रेट इज ए, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बाबू रे गौर करना, यहां पर इस अभिक्रिया के लिए वेग ए है, इसका क्या मतलब हुआ? रेट इज ए, इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि अभिक्रिया के वेग को केवल अभिकारक ए निर्धारित कर रहा है। यानी अभिक्रिया का दर, रेट ऑफ रिएक्शन केवल ए पर डिपेंड कर रहा है, वाटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाबूरे आगे जो हम लोग सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ेंगे, छद्म एक आणविक अभिक्रिया, उसमें इस बात का जिक्र करेंगे। एक्चुअली ये छद्म एक आणविक अभिक्रिया है। देखो अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहां वाटर तुम्हारा बुआरे सॉल्वेंट है। जब वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है तो ये तुम्हारा क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में होगा। ये तुम्हारा क्या होगा बुआरे? एक्सेस अमाउंट में होगा। यहां पर वाटर क्या होगा? वाटर तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। और वाटर अगर सॉल्वेंट है तो ये तुम्हारा एक्सेस अमाउंट में होगा। तो बुआरे इस रिएक्शन में इस वाटर के कांस्टेंट को, इस वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया गया है। बात को समझना, यानी कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में जब ए वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बी बनेगा। तो यहां पर जब रिएक्शन होगा तो ए का कंसंट्रेशन चेंज करेगा, क्योंकि वाटर एक्सेस एक्सटेंट में है।
तो यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, फर्ज करो कि यहां इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल है, वाटर का मान लो 5000 मॉलिक्यूल है। तो अगर 5000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल खर्च भी हो गया तो वाटर के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाबू रे यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, रिमेंस अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर तुम्हारा जो है रेट क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है। खैर इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू रे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल सा बात है कि बुआरे ए है और ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और बी बन रहा है। तो बताओ इस रिएक्शन में ए का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, एक, और वाटर का भी कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, एक। तो यानी यहां मॉलिक्यूलरिटी, तो सिंपल सा बात है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, यानी अगर हम पहला क्वेश्चन का जवाब करें अनुकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी पर, ठीक है, तो सिंपली मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा बुआरे, एक मॉलिक्यूल वाटर का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल ए का, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अनुकता क्या होगी, 2 होगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन का, ठीक है, ऑर्डर का बात करें तो यहां पर रेट लॉ के हिसाब से बताओ क्या होगा बाबू रे, रेट यानी कि दर, अभिक्रिया दर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए का कंसंट्रेशन, इस पर पावर 1 होगा। ठीक है, और वाटर पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो यहां पर भी तुम देख रहे हो रेट इज ए, ठीक है, यानी 0 है। तो सिंपली यहां पर तुम क्या कहोगे, ऑर्डर यानी यहां कोटि क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेग नियम में जो सांद्रता पद पर घात होता है, वेग नियम व्यंजक में रेट इक्वेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उसका सम ही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो 1। तो बाबू रे यहां पर तुम क्या देख रहे हो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना आया, 1, और मॉलिक्यूलरिटी कितना आया, 2। यही तो पूछ रहा है। इस अभिक्रिया की अनुकता और कोटि ज्ञात करें, तो इस अभिक्रिया की अनुकता 2 हो गई और कोटि 1 हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बुआरे, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बाबूरे, तो बाबूरे जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।